आप सभी को नमस्कार। ये वीडियो स्पेशली बनाई जा रही है दिल्ली पॉलिटेक्निक के बच्चों के लिए जो बच्चे दिल्ली पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको पता होगा कि जैसे कि बायो में आपके 15 क्वेश्चंस आएंगे, 60 मार्क्स का है। तो मैं आपको एक एक चैप्टर करके शॉर्ट्स में समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बेसिकली 15 क्वेश्चन आते हैं और चैप्टर 7 हैं सिलेबस के अनुसार। तो ज़्यादा डिटेल तो नहीं आती, बेसिक चीज़ें आती हैं। तो आपको जो चैप्टर वाइज है उनकी प्रिपरेशन करवाता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं करके। हिंदी और इंग्लिश में आपको दोनों समझाने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट है आपका कोशिका, सेल बोलते हैं उसको। देखिए स्टार्टिंग करते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। आपको पॉइंट टू पॉइंट समझना है, ज़्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट पूरा चैप्टर कवर होगा और क्वेश्चन हर बार इसी में से आते हैं। सेल की जो डिस्कवरी थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। अगर बात करें सबसे स्मॉलेस्ट सेल की, सबसे छोटी कोशिका की, तो बैक्टीरिया की होती है 0.1 माइक्रोमीटर। स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो बैक्टीरिया की होती है 0.1 माइक्रोमीटर। अगर आप सबसे बड़ी कोशिका की बात करेंगे तो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है 170 से 135 माइक्रोमीटर के आसपास। लार्जेस्ट सेल की बात करें तो वो ऑस्ट्रिच एग होता है 170 टू 135। अगर ह्यूमन की बात करें, मनुष्यों की बात करें, तो देखिए मनुष्य के अंदर जो सबसे बड़ी कोशिका होती है, ये पेपर में आ चुका है, वो तंत्रिका तंत्र होता है, न्यूरॉन, न्यूरॉन के नाम से। अगर इंग्लिश में बात करूं मैं तो न्यूरॉन होता है, नर्व सेल। इंसानों में सबसे बड़ी जो सेल होती है वो नर्व सेल होती है। एक कोशिकीय जीव जो एक कोशिका से बना हो, इंग्लिश में से यूनिसेलर बोलते हैं, जो सिंगल सेल से बने होते हैं। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म मेड बाय सिंगल सेल, ये केवल एक कोशिकाओं से बना होता है। एक कोशिकीय जीव एक कोशिकाओं से बना होता है। इसके एग्जाम्पल मेन है, एग्जाम्पल आते हैं अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ईस्ट और क्लेमेडोमोनास। क्या होता है, एग्जाम्पल देता हूँ, पूछते हैं इनमें से कौन सा यूनिसेलर है या इनमें से कौन सा यूनिसेलर नहीं है। आप देखिए इंग्लिश में भी लगभग सेम है। एल्जिना, अमीबा, क्लेमेडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ईस्ट, ये सब यूनिसेलर के पार्ट हैं। अगर नेक्स्ट बात करते हैं बैक्टीरिया की खोज, जैसे इसमें लिखा हुआ है ल्यूवेनहक ने 1674 में की थी। ये आपका बैक्टीरिया की खोज हो गया। बहुकोशिकीय जीव जिनमें अनेक कोशिकाओं से बनता है, जैसे कि पौधे, जीव जंतु, कवक। मल्टी सेलर जो मेड बाय मेनी सेल, जो कई सेल से बना हो, जैसे प्लांट्स, एनिमल और फंगी। नेक्स्ट टॉपिक आपका बैक्टीरिया की खोज। बैक्टीरिया की खोज की थी ल्यूवेनहक ने 1674 में। इंग्लिश में आते हैं डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया की बात करते हैं आप। बैक्टीरिया की डिस्कवरी की बात करें तो वो ल्यूवेनहक ने किया था 1674 में। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं आप कोशिका में जो केंद्रक होता है उसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 में। जीव द्रव्य होता है, जीव द्रव्य में देखिए दो चीज आता है, कोशिका था और केंद्र मिलकर जीव द्रव्य होता है। इंग्लिश में से प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म में दो चीज आती है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मिलकर प्रोटोप्लाज्म बनता है। जीव द्रव्य की बात करें, खोज इसकी की थी जेई पुरीकरण ने 1839 में। इसकी डिस्कवरी की थी जेई पुरीकरण ने 1839 में। इसको लिविंग फ्लूइड भी बोलते हैं, ये लिविंग फ्लूइड के नाम से जानते हैं। जीवित जो फ्लूइड होती है इसे लिविंग फ्लूइड के नाम से भी जानते हैं, प्रोटोप्लाज्म की। नेक्स्ट टॉपिक आपकी सेल थ्योरी है। सेल थ्योरी अब पढ़ोगे, सेल थ्योरी की डिस्कवरी बारे में। तो हिंदी में मैं बोलूँ तो कोशिका का सिद्धांत। कोशिका का सिद्धांत की बात करें तो इसकी जो शुरुआत की थी वो की थी एम स्रीडन ने 1838 में और टी स्वान ने 1839 में। सेल थ्योरी था सेलुलाइज, सेलुलाइज का मतलब था हर एक नई कोशिकाओं का निर्माण अपनी पुरानी कोशिकाओं से होता है। इंग्लिश में बात करो सेल थ्योरी, स्लीडन और स्वान 1839 में इसकी डिस्कवरी की थी। थ्योरी था सेलुलाइज सेलुलर, इसका मतलब जो नया सेल बनता है वो अपने प्रीवियस सेल से बनता है, ये इसका मतलब था। ठीक है, टॉपिक नंबर 9 पे आते हैं आप। 9 टॉपिक आपसे कहता है देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका है कोशिका के अवयव। कोशिका के अवयव इंग्लिश में कंपोनेंट्स ऑफ सेल बोलते हैं। तो आप ध्यान से देखिए कोशिका के अवयव 3 होते हैं, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव। कंपोनेंट्स ऑफ सेल 3 होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, इसे कोशिका के अवयव और इंग्लिश में कंपोनेंट्स ऑफ सेल कहते हैं। नेक्स्ट देखिए प्लाज्मा झिल्ली, एक एक करके पढ़ेंगे अब इनके बारे में। प्लाज्मा झिल्ली के बारे में आपको क्या बेसिक बातें जानना है। यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। इसको वर्णात्मक परागमय झिल्ली भी कहते हैं, ये पेपर में आ चुका है। वर्णात्मक परागमय झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली को कहते हैं। ये ऑक्सीजन वगैरह, गैस वगैरह को बाहर जो गैसेस वगैरह होती है उनको अंदर बाहर करने में हेल्प करती है। और प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो लिपिड और प्रोटीन से बना होता है, ध्यान रखना, लिपिड और प्रोटीन। इंग्लिश में इसी बात करते हैं। ये आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल होता है।
इसको हम सेल मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं और सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी इसी को बोलते हैं। ये गैसेस के एक्सचेंज करने में हेल्प करती है, वाटर को एक्सचेंज करने में हेल्प करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो चीजों से बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका विसरण, डिफ्यूजन। देखिए विसरण क्या होता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना। डिफ्यूजन का मतलब है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना। आप जितना शॉर्ट में याद करेंगे आपकी तैयारी उतनी अच्छी होगी। तो आप बेसिक जो की डेफिनेशन ही आती है, हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन याद रखिए, डिफ्यूजन हो गया। परासरण जो होता है वो विसरण का ही पार्ट होता है, बस ये जल के लिए लागू होता है। तो जल का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना परासरण कहलाता है। इंग्लिश में इसे ऑस्मोसिस बोलते हैं। ऑस्मोसिस का मतलब होता है ये डिफ्यूजन का ही पार्ट है और इसमें वाटर की, केवल वाटर के लिए लागू होता है। इसमें वाटर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती है। जो जड़ होते हैं, पेड़ की जो जड़ होती है वो पानी का अवशोषण करती है, तो वो परासरण का एग्जाम्पल है, वो परासरण द्वारा ही होता है। इंग्लिश में बात करें, रूट्स एब्जॉर्ब जो होती है, जो रूट्स एब्जॉर्ब करती है वाटर को, वो कौन से प्रोसेस से करती है, तो उसका आंसर ऑस्मोसिस आएगा। ऑस्मोसिस प्रोसेस बोलते हैं। अच्छा, अब परासरण की बात करें, परासरण भी कई प्रकार के होते हैं। तो नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस देखिए, इंग्लिश में बताता हूं मैं। टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस की बात करें तो एक होता है हाइपोटोनिक, एक होता है आइसोटोनिक, एक होता है हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक होता है जब बाहर हाई कंसंट्रेशन हो, सेल के अंदर लो कंसंट्रेशन हो। आइसोटोनिक होता है जब सेल के बाहर और सेल के अंदर इक्वल कंसंट्रेशन हो। और एक होता है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक होता है जब सेल के बाहर तो लो कंसंट्रेशन हो लेकिन सेल के अंदर हाई कंसंट्रेशन हो वाटर का। ये तीन टाइप के ऑस्मोसिस होते हैं। अगर मैं आपको हिंदी में समझाऊं तो हिंदी में बोलेंगे इसको परासरण के प्रकार। परासरण के तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है समपरासरणदाबी, एक होता है असमपरासरणदाबी और एक होता है अल्पपरासरणदाबी। तीनों को आप यहां समझिए। देखिए, बाहर हाई कंसंट्रेशन, अंदर लो कंसंट्रेशन, बाहर उच्च सांद्रता, अंदर सेल के अंदर निम्न सांद्रता, ये होता है अल्पपरासरणदाबी। अगर सेल के अंदर और सेल के बाहर समान कंसंट्रेशन है वाटर का, इक्वल कंसंट्रेशन है, तो ये होता है समपरासरणदाबी। जब सेल के अंदर तो हाई कंसंट्रेशन हो वाटर का, सेल के बाहर लो कंसंट्रेशन हो वाटर का, तो इसे बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अति परासरणदाबी। नेक्स्ट टॉपिक आपका केंद्रक, न्यूक्लियस। उससे पहले एक टॉपिक इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, इंग्लिश में देखिए इसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। ठीक है, एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल। सेल का फ्लेक्सिबल होना एंडोसाइटोसिस कहलाता है। अमीबा में से, अमीबा इसका एग्जांपल की तरह आप देख सकते हैं कि फूड को कहीं से भी खा सकता है क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होता है। हिंदी में भी इसको एंडोसाइटोसिस ही कहते हैं। तो आप हिंदी में जानना चाहो तो कोशिका का लचीला होना, भोजन ग्रहण करने के लिए काम आता है ये। और इसका एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा में सूडोपोडिया पाया जाता है फूड को अब्जॉर्ब करने के लिए। वो एंडोसाइटोसिस का जस्ट मतलब है कोशिका का लचीला होना, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल, ये एंडोसाइटोसिस होता है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका केंद्रक। न्यूक्लियस के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले मैं आपको हिंदी में बताता हूं। केंद्रक, केंद्रक के चारों ओर जो सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों ओर डबल मेम्ब्रेन होता है, दोहरी परत होती है। तो केंद्रक के चारों ओर दोहरी परत होती है। केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है। क्रोमोसोम छड़ या बेलनाकार होती है। और छड़ और बेलनाकार कब होगी? जब वो विभाजित होने वाला होता है। या क्रोमोसोम जो होता है वो धागे जैसी भी पाई जा सकती है जब उसका विभाजन नहीं होता। ये विभाजन वाले केस में, ये जब विभाजन नहीं होता क्रोमोसोम का, तो जब विभाजन नहीं होता तो धागे जैसी रचना होती है और उस केस में उसको क्रोमोटीन कहते हैं। क्रोमोटीन, क्रोमोसोम जो होता है उसके दो पार्ट्स हैं या दो चीजों से बना होता है। एक होता है डीएनए, एक होता है प्रोटीन। डीएनए और प्रोटीन। और डीएनए की जो कार्यात्मक इकाई है जिसको जीन कहते हैं, डीएनए की कार्यात्मक इकाई को जीन कहते हैं, क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद और बात करें न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस के अंदर केंद्रिका पाई जाती है। केंद्रिका के अंदर आरएनए पाया जाता है और आरएनए जो होता है वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ये पेपर में आ चुका है, आरएनए प्रोटीन का संश्लेषण करता है। उसके बाद इंग्लिश में बात करते हैं न्यूक्लियस की। अगर इंग्लिश में एक मिनट न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस की बात करते हैं तो इसमें न्यूक्लियस के अंदर डबल मेम्ब्रेन होता है, दोहरी परत होती है, जैसे मैं अभी बताया था। आप दोनों मीडियम में समझ के जाइए। रीजन क्या है, पेपर जो होता है बाइलिंगुअल आता है, तो आप दोनों मीडियम में समझ जाएंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, क्वेश्चन पढ़ के आपको क्लियर हो जाएगा वहां पर। तो न्यूक्लियस में क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है, डबल लेयर होती है, डबल मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको। उसके अंदर आपको अभी बताया था मैंने
क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम दो टाइप के दिखाई दे सकते हैं, रॉड या थ्रेड। अगर वो रॉड है तो इसका मतलब वो डिवाइड होने वाला है। इट मीन ये होगा क्रोमोसोम जब डिवाइड होने वाला है तो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और जब क्रोमोसोम डिवाइड नहीं होने वाला हो तो वो थ्रेड लाइक होता है। और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्रोमेटिन मटेरियल के नाम से जानते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं। ये डिवाइड होने से पहले होता है। उसके बाद बात करें, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोइड्स होते हैं। न्यूक्लियोइड्स के अंदर आरएनए पाए जाते हैं। आरएनए जो होता है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है आरएनए। उसके बाद करें क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम के अंदर दो चीज पाई जाती है, डीएनए और प्रोटीन, या ये भी कह सकते हैं क्रोमोसोम दो चीजों से बना होता है, डीएनए और प्रोटीन से। डीएनए के अंदर होता है जीन। डीएनए की जो फंक्शनल यूनिट है वो जीन है। जीन होता है डीएनए का फंक्शनल यूनिट, इसको जीन कहते हैं। तो ये था न्यूक्लियस के बारे में जानकारी। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो हमारे पास है प्रोकैरियोटिक कोशिका। देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका ही बताया था मैंने, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होता है, मेम्ब्रेन पाया था, डबल लेयर। तो जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती, जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती वो है प्रोकैरियोटिक। इसमें केवल एक क्रोमोसोम पाया जाता है, ये आपसे पेपर पूछेगा। इसमें केवल एक क्रोमोसोम पाया जाता है और इसका साइज बहुत छोटा होता है, 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर के बीच में। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली नहीं होती, केवल एक क्रोमोसोम पाया जाता है, साइज 1 से 10 के बीच में होगा। अगर इंग्लिश में बात करूं मैं, प्रोकैरियोटिक सेल की बात करूं इंग्लिश में, बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर लेते हैं इंग्लिश में, तो इसके अंदर जो मेम्ब्रेन होता है वो एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, केवल एक ही क्रोमोसोम पाए जाते हैं, एक क्रोमोसोम पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में, और इसमें न्यूक्लियोस भी नहीं होता। इनका साइज जो है वो 1 से 10 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। इसका एग्जाम्पल होगा बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। ये प्रोकैरियोटिक के पार्ट है। आपको प्रोकैरियोटिक के बारे में ये सब जान के जाना है। प्रोकैरियोटिक में जो डिवीजन होता है वो बडिंग और फीजन द्वारा होता है। बडिंग और फीजन द्वारा प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। हिंदी में लिखा है प्रोकैरियोटिक के बारे में, 2 पॉइंट पीछे था। इसमें जो डिवीजन होता है वो खंडन और मुकुलन विधि पाई जाती है। इसका एग्जाम्पल हो गया बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। ये सारी जानकारी जो थी वो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में था। अब आप बात करोगे यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में, तो देखिए यूकैरियोटिक कोशिका वो होता है इसमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, जिसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन पाया जाता है। इसमें क्रोमोसोम 1 से ज्यादा होता है। इनका साइज बड़ा होता है, 5 से लेकर 100, वहां तक 1 से 10, यहाँ है 5 से 100। इनमें जो विभाजन होता है वो अर्धसूत्री या समसूत्री द्वारा होता है। इनका एग्जाम्पल है पादप कोशिका, जंतु कोशिका। ये था आपका यूकैरियोटिक के बारे में। यूकैरियोटिक की बेसिक जानकारी आपको इतनी याद करनी है। इंग्लिश में बताता हूँ इस चीज को। यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन पाया जाता है। इसमें क्रोमोसोम 1 से ज्यादा होता है, मोर देन 1 क्रोमोसोम होते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इनका साइज बड़ा होता है, 5 से लेकर 10 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। ये पाया जाता है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। इनमें डिवीजन होता है वो मिटोटिकली और माइटोटिकली के मेथड से पाया जाता है, समसूत्री और अर्धसूत्री के मेथड से पाया जाता है। यह था यूकैरियोटिक सेल के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं जीव द्रव्य कुंचन। जीव द्रव्य कुंचन का मतलब है जीवित कोशिका से पानी की हानि। लिविंग सेल इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्लाज्मोलिसिस। तो प्लाज्मोलिसिस का मतलब है यहाँ पर जो सेल में से वाटर की लॉस होता है, लिविंग सेल में से जो वाटर की हानि होती है, लॉस होता है, उसे प्लाज्मोलिसिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपका अगर हिंदी में आपको बात करूं तो अंतर्द्रव्यीय जालिका। अंतर्द्रव्यीय जालिका 2 टाइप की होती है, एक होती है SCR, एक होती है RER। SCR जो होता है उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका। इसमें वसा व लिपिड का संश्लेषण होता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, SCR में वसा व लिपिड का संश्लेषण होता है, पेपर में आ भी चुका है। RER खुरदुरी होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है और इसमें राइबोसोम जुड़े होते हैं। रफ वाले में राइबोसोम जुड़े होते हैं और ये प्रोटीन का संश्लेषण करती है। ये था RER के बारे में। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है RER, एक होता है SER। तो SER और RER 2 टाइप के होते हैं।
अगर SER की बेसिक जानकारी जो मुझे पता होने पेपर के लिए, SER होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ वाले, इनमें लिपिड और फैट सिंथेसिस होता है और ये न्यू सेल को भी बनाता है। RER की बात करें तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, इनमें राइबोसोम अटैच होते हैं RER में। नेक्स्ट टॉपिक है आपका गोल्जी उपकरण, हिंदी में गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण की खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी 1906 में। कैमिलो गोल्जी 1906 में इसकी खोज की थी। यह चिकनी होता है, ये चिपटा होता है और समांतर झिल्ली में लगा होता है, पैरेलल फॉर्म में अटैच होता है ये। अगर मैं आपको इसी चीज को इंग्लिश में बताऊं तो गोल्जी अपैरेटस की जो है खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी, 1906 में की थी। इन्हें इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। ये स्मूथ, फ्लैटन और पैरेलल मेम्ब्रेन होता है। ये ऑर्गेनल्स को बनाता है, सेल ऑर्गेनल्स को बनाता है। ये लाइसोसोम और पेरिक्सिसोम को भी बनाता है। और ये प्लांट सेल में गोल्जी अपैरेटस को डिक्टिसोम के नाम से जानते हैं। गोल्जी अपैरेटस को प्लांट सेल के अंदर डिक्टिसोम के नाम से जानते हैं। अगला आपका देखिए, हिंदी मीडियम रहेगा, कोशिकांग बनाता है, ये गोल्जी अपैरेटस के बारे में था। यह लाइसोसोम और पेरिक्सिसोम बनाता है। पादप कोशिका से पादप कोशिका में से डिक्टिसोम कहते हैं। और एक बात और ध्यान रखना, ये सामान्य शक्कर को जटिल शक्कर में कन्वर्ट करता है। ये सामान्य शक्कर को जटिल शक्कर में कन्वर्ट करता है, सिंपल को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करता है। गोल्जी अपैरेटस, ये हम गोल्जी अपैरेटस के बारे में सारी बातें पढ़ रहे थे। अब आप पढ़ोगे लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम के बारे में 3 बातें हैं जो आपको जाननी जरूरी है। लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। ये सेल को क्लीन करने में हेल्प करता है, साफ करने में हेल्प करता है। और लाइसोसोम को सुसाइड बैग कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, सुसाइड बैग कहते हैं। हिंदी में अगर बात करूं लाइसोसोम के बारे में तो इसमें पाचनकारी एंजाइम पाया जाता है। यह कोशिका की सफाई करता है और इसको आत्मघाती थैली भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, पावर हाउस तो सेल कहते हैं। ये एनर्जी को स्टोर करती है, एटीपी के फॉर्म में। जो एटीपी की फुल फॉर्म है वो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये सेलुलर रेस्पिरेशन के काम आती है। इसका अपना, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। ध्यान रखिए, पेपर में आ चुका है कौन सा सेल ऑर्गेनल है जिसका अपना डीएनए राइबोसोम है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। ये प्रोटीन को भी फॉर्मेशन करता है माइटोकॉन्ड्रिया। अगर इसी चीज को मैं हिंदी में आपको बताऊं तो इसे बिजली घर कहते हैं। यह ऊर्जा का संग्रहण एटीपी के रूप में करता है। यह कोशिकीय श्वसन में सहायता करता है। इसका अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए और राइबोसोम होता है और ये अपना प्रोटीन भी बना सकता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका प्लेस्टिड। प्लेस्टिड की बात करें तो इसे फूड स्टोरिंग डबल मेम्ब्रेन होता है इसमें। ये इसे केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। इनमें पिगमेंट्स होते हैं। जिस पिगमेंट की बात कर रहे हैं उसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, इसके कारण पत्ते का रंग ग्रीन होता है, हरा होता है। हिंदी में बात करूं प्लेस्टिड के बारे में तो ये भोजन संग्रह की दोहरी भित्ति होती है। पादप कोशिका में पाया जाता है। इसमें एक रंजक पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण पत्ते का रंग हरा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका, प्लास्टिड के 2 भाग हैं, एक है ल्यूकोप्लास्ट, एक है क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस होता है, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है। ये स्टार्च और ऑयल ड्रॉप्स को स्टोर करता है। जहां क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो ये कलरफुल होता है। ये लीव्स को, फ्रूट्स को, इनको कलर देता है, जैसे ग्रीन, येलो और रेड। क्रोमोप्लास्ट, इसका अपना जियोम और राइबोसोम होता है क्रोमोप्लास्ट का। नेक्स्ट हिंदी में अगर बात करूं तो प्लेस्टिड के 2 भाग होते हैं, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन होता है, इसमें स्टार्च और तेल को संग्रहित करते हैं। और दूसरा है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में हरा, पीला, लाल ये फल, फूल और पत्तियों को रंग देता है। ये रंग पाए जाते हैं जिससे फल, फूल और पत्तियों में रंग होते हैं। उसके बाद बात करते हैं आपके वैक्यूल्स की। वैक्यूल्स की बात करें तो ये स्टोरेज बैग के नाम से जानते हैं इसको, याद रखना स्टोरेज बैग होते हैं। प्लांट सेल में ज्यादा पाया जाता है, 50 से 90%। और ये प्लांट को रिगिड बनाता है, सख्त बनाता है, कठोर। ये आपका लास्ट टॉपिक था वैक्यूल्स। पूरे चैप्टर को शॉर्ट में समझाने की कोशिश की गई है। हिंदी में एक बता दूं आपको, हिंदी में बता दो रसधानियां। रसधानियों के बारे में 3 बातें याद करिए, बहुत है। इन्हें संग्राहक थैली कहते हैं। यह पादप कोशिका में ज्यादा पाया जाता है, 50 से 90% के आसपास। और ये पादप को कठोरता प्रदान करता है, रसधानियां। तो पूरे चैप्टर को मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाने की कोशिश की है, क्योंकि वहां जो पेपर आएगा वो दोनों मीडियम आएगा।
तो आपको दोनों मीडियम समझाने का मकसद ये था कि अगर आपको कोई एक मीडियम समझ में नहीं आता तो आप दोनों मीडियम में समझ के अच्छे से पेपर दे सकते हैं। मेरी तरफ से आपको पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों को बताएं। थैंक यू।